हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार यादव एक बार पुनः आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉटिलेडन सेट, यानी कि एक बीजपत्री बीज की संरचना। इससे पूर्व की वीडियो में आपने देखा था कि डाइकॉटिलेडन सेट जो थे वो किस तरह थे, उसको मैं समराइज कर दे रहा हूं। आपने देखा था कि उसमें कॉटिलेडन्स मिल रहे थे, 2 कॉटिलेडन्स मिल रहे थे और 2 कॉटिलेडन्स एक एक्सेस से जोड़ रहे थे। वहां पर आपको क्या मिल रहा था, आपको सीड एक्सेस मिल रहा था और वहीं पर आपके एम्ब्रियो थी। एम्ब्रियो में आपके देख रहे थे आपकी हाइपोकॉटिल एपिकॉटल्स, रेडिकल्स, फ्लेमल्स, ये संरचनाएं आपको दिख रही थी। देखिए आज के इस वीडियो में हम आपके बीच में जिससे यानी कि मक्की की जो बीज होती है उस मक्की की बीज की आंतरिक संरचना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस सेट की ट्रांसवर्स की गई या फिर इस सेट की सेक्शन की गई है और सेक्शन करने के फलस्वरूप जो भी स्ट्रक्चर इसमें दिखता है वो इस आपकी व्हाइट बोर्ड पर रिप्रेजेंट किया गया है। आप देखिए इस मक्के के बीज की संरचना की सेक्शन की गई है। देखिए सबसे पहले क्या है कि सबसे बाहर की तरफ एक आवरण पाया जा रहा है, आपको सिंगल आवरण दिख रहा है, यानी कि जो ये मक्के की सीड है उस मक्के की सीड के चारों तरफ ये लाइन दिख रही है आपको। इस सीड्स के चारों तरफ एक आपके लेयर दिख रहा है जिसे हम लोग पेरिकार्प कहते हैं। कौन सी कार्प कहते हैं? पेरिकार्प, यानी कि फलभित्री कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो सीड्स है इस सीड्स के बाहर की तरफ आपकी एक लेयर पाई जा रही है जिसे हम लोग पेरिकार्प कह रहे हैं। बहुत पतली सी मेम्ब्रेन पाई जाती है, फलभित्री होती है, यानी कि फल का आवरण ही फलभित्री कहलाता है। इंग्लिश में हम लोग इसे पेरिकार्प कहते हैं। देखिए इस पेरिकार्प के अंदर आपके जो एंडोस्पर्म होते हैं और इसके साथ साथ है जो आपके कॉटिलेडन्स के पार्ट्स कुछ दिख रहे हैं और जो एम्ब्रियो की रीजन्स होती है वो दिख रही है। देखिए सबसे ऊपरी वाली जो भाग है उनको दिख रही है। यहाँ पर आपके ये जो लेयर्स, ये जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर दिख रही है वो आपके स्टार्ची एंडोस्पर्म है, यानी कि मंडयुक्त आपके भ्रूणकोश है। क्लियर? आपके यहाँ पर आपके दिख रहा है इस चौड़े, यानी कि मक्के के जो चौड़े भाग होते हैं उस चौड़े वाले भाग में ऊपर की ओर आपको स्टार्ची एंडोस्पर्म मिलेगा। जब उसके सेक्शन करेंगे तो देखेंगे स्टार्ची एंडोस्पर्म, यानी कि मंडयुक्त एंडोस्पर्म मिलेगा। एंडोस्पर्म के विषय में हमने बताया था कि एंडोस्पर्म आइसोडायमेटिक सेल्स होती हैं, यानी कि समव्यासी सेल्स होती हैं जिसमें न्यूट्रिएंट जो होता है वो जबरदस्त मात्रा में पाया जाता है, यानी कि अच्छी मात्रा में उसमें न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, यानी कि पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो यही है, ये सिर्फ ये आपकी कार्बोहाइड्रेट वाली सीड से, यानी कि स्टार्च वाली सीड है। तो स्टार्ची एंडोस्पर्म है आपके आइलिया में आइलिया एंडोस्पर्म होगा और प्रोटीन में प्रोटीनस एंडोस्पर्म होगा, ठीक है। यानी कि जो प्रोटीन वाले सेट्स होंगे उस प्रोटीन वाले सेट्स में प्रोटीनस एंडोस्पर्म होगा। फिलहाल यहाँ पर मैंने जिक्र किया है स्टार्ची एंडोस्पर्म। तो जो स्टार्ची एंडोस्पर्म है इसके चारों ओर सिंगल सेल्स की एक लेयर पाई जाती है। स्टार्ची एंडोस्पर्म के चारों ओर एक सिंगल सेल्स की एक लेयर पाई जाती है जिसे एल्यूरोन लेयर कहते हैं। कौन सी लेयर बोलते हैं? इसे हम लोग एल्यूरोन लेयर बोलते हैं, एल्यूरोन लेयर बोलते हैं। एल्यूरोन जो लेयर्स की सिंगल लेयर्स होती है सेल्स की, इस सेल्स में अल्फा एमाइलेज एंजाइम का सिंथेसिस होता है। किस एंजाइम का? अल्फा एमाइलेज एंजाइम का सिंथेसिस होता है जो इसके अंदर उपस्थित स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज एंड ग्लूकोज। समझ में आया? जब सीड जर्मिनेशन होता है तो सीड जर्मिनेशन के समय ये क्या करता है कि जो यहाँ पर आपके अल्फा एमाइलेज एंजाइम की सिंथेसिस होती है, ये अल्फा एमाइलेज एंजाइम इस स्टार्च को क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है किसमें? माल्टोज प्लस ग्लूकोज में, जो नलिश का काम करेगी आगे। तो आगे देख रहे हैं इनके बीच ये आपकी एपिथेलियम्स की लेयर पाई जाती है जो एल्यूरोन की लेयर होती है। नीचे वाले भाग में जो पोस्टीरियर रीजन्स होती है वहां पर आपके स्कूटेलम मिलता है। क्या मिलता है? स्कूटेलम मिलता है। स्कूटेलम जो है वो मोनोकॉट सीड का आपकी कॉटिलिडन्स है। कॉटिलिडन है, क्या है? कॉटिलिडन है, ठीक है ना। तो ये अल्प विकसित, मतलब बहुत कम विकसित होते हैं ये आपके कॉटिलिडन आपके मेज सीड्स के, जिसे हम लोग स्कूटेलम कहते हैं। जो भी स्कूटेलम है इस स्कूटेलम के किसी एक ओर, यानी कि एक तरफ आपके एम्ब्रियो का जो पार्ट्स होता है वो पाया जाता है। निचली भाग पर आप देख रहे हैं, निचली भाग पर आपके रेडिकल पाया जा रहा है, मूलांकुर पाया जा रहा है, जबकि इसके ऊपर की ओर आपके प्लूम्यूल्स यानी कि प्रांकुर पाया जाता है। हमने बताया था आगे चल के, यानी कि इसके पूर्व वीडियो में बताया था कि प्रांकुर से आगे नन्ही कलिकाओं का फॉर्मेशन होगा, जबकि रेडिकल जो होंगे वो रूट का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये रूट, रेडिकल यानी कि मूलांकुर जो होते हैं और प्लूम्यूल्स जो होते हैं एक लेयर द्वारा ढके होते हैं। तो रेडिकल यानी कि मूलांकुर जिसके द्वारा ढके होते हैं उसे कोल्यूराइजर क्या कहते हैं?
कोलियोराइजा कहते हैं, जबकि प्रांकुर जिस लेयर के द्वारा लगे होते हैं उसे हम लोग कोलियोप्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलियोप्टाइल कहते हैं। समझ में आया? जो स्कूडेलम्स होती है, ये स्कूडेलम जो होती है ये आपके इस एंडोस्पर्म से न्यूट्रिएंट्स को इकट्ठा करके यानी कि न्यूट्रिएंट्स को प्राप्त करती है कब? सीड जर्मिनेशन के समय। और सीड के जर्मिनेशन के समय ये यहाँ से न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करके जो एम्ब्रियो पार्ट्स होता है यानी कि जो ये सब भाग होते हैं इनको प्रोवाइड करती है, जिससे कि ये आगे की तरफ जो भी इसमें डिवीजन की प्रक्रिया हो उसमें ये न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कर सके। तो ये चीज होता है आपके मोनोकॉटिलिडोनस के अंतर्गत मेन सीड की स्ट्रक्चर। एक बार पुनः मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। जो सीड है उसके चारों ओर एक लेयर पाई जाती है जिसे हम लोग पेरिकार्प फलभित्ति कहते हैं। जो सीड्स होता है दो भागों में बटा होता है, एक तरफ होती है स्टार्ची एंडोस्पर्म और जबकि चौड़े वाले भाग की ओर स्टार्ची एंडोस्पर्म, जबकि नुकीले वाले भाग की ओर आपके स्कूटेलम होता है। स्टार्ची एंडोस्पर्म जो होता है सिंगल सेल लेयर द्वारा घिरा होता है, जैसे एल्यूरोन्स लेयर कहते हैं। इसमें अल्फा एमाइलेज एंजाइम की सिंथेसिस होती है जो स्टार्च को आपके माल्टोज और ग्लूकोज में चेंज करता है सीड जर्मिनेशन के समय। जबकि नीचे की ओर आपके स्कूटेलम यानी कि कॉटिलिडन्स पाए जाते हैं जो अल्प विकसित होते हैं। एक बीजपत्री जो है, एक बीजपत्र बहुत कम विकसित होते हैं। इसमें एक तरफ एक अक्ष की ओर आप देख रहे हैं पोलिमरस एंड रेडिकल पाए जाते हैं जो कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा द्वारा ढके होते हैं। तो ये थी आपके मोनोकॉटिक सीड यानी कि मोनोकॉट जो है उस मोनोकॉट के अंतर्गत आपकी मेन सीड की स्ट्रक्चर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये थी बीज निर्माण की पूरी कहानी। देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। देखिए जब प्राग्नली ओवरी के अंदर पहुंचती है, आपने देखा था कि जब भी पोलन ट्यूब जो होती है वो ओवरी के अंदर पहुंचती है तो ओवरी के अंदर पहुंचने के फलस्वरूप ओवरी की सेल्स में बहुत सारी चेंजिंग होती हैं। उस चेंजिंग के फलस्वरूप ओवरी जो होती है यानी कि अंडाशय जो होती है वो तेजी से वृद्धि करती है और वृद्धि करने के फलस्वरूप वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ध्यान देना आप लोग कि जो भी ओवरी थी उस ओवरी के अंदर जब पोलन ट्यूब आती है और आपके उससे होते हुए ओव्यूल में जाती है तो आपके जो ओवरी होती है उस ओवरी के अंदर पोलन ट्यूब के आने की वजह से बहुत सारी उसमें चेंजिंग होती है और उसकी सेल्स तेजी से वृद्धि करती हैं और फिर आगे जाकर वो फ्रूट का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये चीजें थी आपके फ्रूट फॉर्मेशन। दो स्टेप इसमें हम लोग पढ़ते हैं, एक ट्रू फ्रूट और दूसरी जो होती है फॉल्स फ्रूट यानी कि सख्त फल और असख्त फल। देखिए ऐसे फ्रूट जिनका निर्माण सिर्फ ओवरी से होता है, ऐसे फ्रूट्स जिनका फॉर्मेशन सिर्फ किससे होता है? ओवरी से होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रू फ्रूट यानी कि सख्त फल। आम को ले लीजिए, मैंने एग्जांपल लिखा है मटर, आम जो है ये सब क्या हैं? ये ट्रू फ्रूट है। अर्थात कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसे फ्रूट जिसके साथ फ्लावर के और भाग ना लगे हों, ऐसे कह सकते हैं कि उसके जो कैलिक्स हैं, क्रोला हैं, ये भाग जो हैं उसके उस फ्लावर के उस फ्रूट के साथ ना लगे हों तो उससे हम लोग ट्रू फ्रूट कहते हैं। समझ में आया सभी को? ट्रू फ्रूट क्या है? ऐसे फ्रूट जो सिर्फ ओवरी से विकसित होते हों और उसमें कैलिक्स क्रोला का पार्ट जो है वो ना लगा हो तो उससे हम लोग ट्रू फ्रूट्स यानी कि सख्त फल कहते हैं, फॉल्स फ्रूट। ऐसे फ्रूट जो ओवरी से डेवलप हो और उसके साथ साथ उस फ्रूट के साथ आपके जो कैलिक्स क्रोला इत्यादि का पार्ट है या फ्लावर के जो और पार्ट है वो लगे हों, उसे हम लोग कहते हैं फॉल्स फ्रूट। एग्जाम्पल के साथ एप्पल, मैंने सेब लिखा है, पीयर, नाशपाती जो लिखा है, ये जो है ये इनके साथ आप देखते हैं कि कैलिक्स इत्यादि की जो के पार्ट होते हैं वो क्या हैं? लगे होते हैं। आप देखते हैं जो पीयर्स है उसमें भी और एप्पल में भी आप काटेंगे तो उसके अंदर पुष्पासन इत्यादि मिल जाता है। तो ये जो है फॉल्स फ्रूट है। दोनों इंपॉर्टेंट है, ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट। अब हम बढ़ते हैं एमपी मिक्सेस। देखिए एमपी मीन बोथ। आपने देखा था पिछले साल जब भी आप क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे एनिमल्स का तो उसमें मैंने बताया था एम्फीबियंस। देखिए एमपी मिक्सेस, एमपी मतलब बोथ, मिक्सेस मतलब मिक्स होना, बोथ मिक्सेस। तो यहाँ पर क्या है? बोथ मिक्सेस का क्या मतलब है कि जब मेल एंड फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं? मिक्स होते हैं। मेल एंड फीमेल गैमेट्स का क्या? गैमेट का क्या? मिक्सेस होना। इसका मिक्सेस होना, मेल एंड फीमेल गैमेट का मिक्सेस होना ही आपके क्या कहलाता है? एम्बिमिक्सेस कहलाता है। और इस एम्बिमिक्सेस क्रिया के फलस्वरूप आपने देखा जायगोट बनी और जायगोट डेवलप करके आपकी क्या बनाई थी? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन की थी, ठीक है ना। और एम्ब्रियो जो थी वो आगे चल के आपके जो आपकी कार्डियक लाइक स्ट्रक्चर बनाई थी जिसे कॉटिलिडन्स
और फिलामेंट्स, रेडिकल इत्यादि का फॉर्मेशन हुआ था, आपने देखा था डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में। तो ये जो चीज है आपकी एम्फीमिक्सिस कहलाती है, यानी कि मेल एंड फीमेल जो गैमेट होते हैं इनका फ्यूजन होता है, अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये आपकी क्या कहलाती है, एम्फीमिक्सिस कहलाती है। अभी तक आपने यही पढ़ा हुआ था पूरे रिप्रोडक्शन में। आगे जो है एपोमिक्सिस, असंगजनन, हिंदी से क्लियर है। आ मतलब नहीं, संग मतलब साथ में, जनन मतलब जनन। जब जनन साथ में यानी कि ना हो, साथ में मिलकर ना हो, क्लियर। आ मतलब नहीं, संग मतलब साथ में, जनन मतलब जनन। यानी कि जनन के लिए टू बॉडी की जरूरत थी, एक मेल गैमेट और दूसरे फीमेल गैमेट। जब ये दोनों गैमेट का क्या हो, फ्यूजन ना हो, मिलन ना हो, साथ में ना हो, और उससे इनके साथ में ना आने से ही कोई एक ही सेल्स या फिर कोई आपके एक ही सेल्स आपके आगे चल के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आसंग जनन, यानी कि एपोमिक्सिस कहलाते हैं। ए बराबर नॉट, ए बराबर क्या, नॉट। और यहाँ पर ओ का मतलब जो है गैमेट सेल से बिलोंग करता है। तो समझ में आया सभी को, जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन ही ना हो, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन ना हो, बिना फ्यूजन के ही, बिना साथ आए ही उन दोनों के आपकी जनन हो जाए और न्यू बॉडी का फॉर्मेशन हो, यानी कि नई शरीर का फॉर्मेशन हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस कहते हैं, यानी कि आसंग जनन कहते हैं। देखिए एपोमिक्सिस जो होती है टू टाइप्स की होती है, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा आगैमोस्पोरी। और भी इसकी टाइप्स है, फिलहाल इस लेवल का टू ही टाइप्स को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरी जो होती है आगैमोस्पोरी। देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को आपने पढ़ा हुआ है पहले भी, कि जो प्लांट बॉडी होती है, मदर बॉडी होती है, उस मदर बॉडी से ही नए बॉडी का फॉर्मेशन होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें जैसे कि गन्ने की प्लांट होती है, गन्ने के तने होते हैं, उसको काट कर आप जमीन में बुआई कर देते हैं, तो उससे एक नया क्या प्लांट बन जाता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव। या फिर आप कहते हैं गुड़हल की जो आपके उसके तने होते हैं, उसको आप जमीन में गाड़ देते हैं, उसी तने से एक नए प्लांट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये चीज क्या है, वेजिटेटिव। या फिर कलम लगाना क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें दो गैमेट सेल्स का फ्यूजन नहीं हुआ, साथ में नहीं आए, फिर भी जनन हो गया और न्यू प्लांट्स बना, न्यू बॉडी बनी, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा है आगैमोस्पोरी, आ बराबर नहीं, आ बराबर नहीं, गैमो मतलब गैमेट, स्पोरी मतलब स्पोर, ठीक है ना। आ निषेक बीजता, आ मतलब नहीं, निषेक मतलब निषेचन और बीजता मतलब बीज, क्लियर। आ मतलब नहीं, निषेक मतलब निषेचन, बीजता मतलब बीज, यानी कि बिना निषेचन की बीज का निर्माण ही क्या है, आ निषेक बीजता कहलाता है। बिना निषेचन के जो बीज का फॉर्मेशन है वो क्या कहलाता है, आ निषेक बीजता कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है, आगैमोस्पोरी कहलाता है। आगैमोस्पोरी टू टाइप्स की मैंने यहाँ लिखा, और भी टाइप्स होती है, फिलहाल टू टाइप्स को ही हम पढ़ा रहे हैं आपको इस लेसन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। एक जो है एडवेंटिक एम्ब्रियोनी, अपस्थानिक रूपता। एक मैं बता रहा हूं आपको अपस्थानिक रूपता। देखिए अपस्थानिक रूपता में क्या होता है, एडवेंटिक एम्ब्रियोनी में देखिए आपने देखा था ये स्ट्रक्चर, आपने बिल्कुल समझ चुके होंगे कि ये स्ट्रक्चर मैं क्या बना रहा हूं। आप जरा सोच कर बताइए मुझे, ये जो स्ट्रक्चर हम बना रहा हूं यहाँ पर, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, एम्ब्रियो। क्या है, एम्ब्रियो। और जो ये लेयर्स हैं ये क्या हैं, अध्यावरणी दीवार। और इसके बीच में मैंने बहुत सारी सेल्स बनाया था, ये सेल क्या थी, न्यूक्लियस। क्या थी, न्यूक्लियस। कौन सी सेल, न्यूक्लियस सेल थी, क्लियर। पैरेन्काइमेटस सेल्स थी। देखिए न्यूक्लियस में ही तो आपके आगे चल के इसी सेल से तो ही मेगास्पोरोजेनेसिस हुई थी और एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हुआ था, जिसमें आपके 3 एंटीबोडल और 2 सिनेट्रेट्स, 1 एग सेल्स एंड 2 पोलर सेल्स, या फिर सेकेंडरी न्यूक्लियस 2। तो ये फॉर्मेशन हुआ था जो आपने देखा था। देखिए ये जो आपकी न्यूक्लियस की सेल्स होती हैं, यानी कि न्यूक्लियस की सेल्स किस अवस्था में होती हैं, 2n की अवस्था में होती हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियस की जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं वो किस कंडीशन में होती हैं, डिप्लॉयड या हप्लॉयड, डिप्लॉयड 2n की कंडीशन में होती हैं, द्विगुणित होती हैं। और यही जो सेल्स है इसमें से कोई सेल्स आपकी क्या करे, आगे की ओर किसमें परिवर्तित हो जाए, एम्ब्रियो में किसमें परिवर्तित हो जाए,
एम्ब्रियो में यानी कि भ्रूण में परिवर्तित हो जाए और इस भ्रूण से आगे की तरफ आपके क्या हो, यानी कि बिना यहां पर आपके बिना आपके यहां पर कह सकते हैं कि इससे भ्रूण का फॉर्मेशन हो जाए और भ्रूण से एक नए पौधे का निर्माण हो। क्या हो? नए पौधे का निर्माण हो। तो ये क्या कहलाता है? आपके अपस्थानिक भ्रूणता, मतलब अपने स्थान से अलग होकर एक नए भ्रूण का फॉर्मेशन हो रहा है। जहां से इसे भ्रूण का फॉर्मेशन करना चाहिए था वहां से नहीं हुआ, कहीं दूसरी जगह से ही। ठीक है ना? तो ये चीजें जो हैं ये आपकी क्या है? एडवेंटिक एम्ब्रियोनी। दूसरी जो है डिप्लोस्पोरी, द्विगुणित बीजाणुता, यानी कि ऐसी सिस्टम जिसमें आपके डिप्लॉयड सीड्स का फॉर्मेशन हो जनन प्रक्रिया में, उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिप्लोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी क्लियर? यानी कि जनन की ऐसी प्रक्रिया में जब आपके डिप्लॉयड सीड का फॉर्मेशन हो। कैसे होगा? आपके यहां पर मैं लिख रहा हूं कि मेगास्पोरो, यानी कि जो मेगास्पोरोजेनेसिस में मेगास्पोर मदर सेल्स बनती है, मैंने लिखा है मेगास्पोर मदर सेल। जो मेगास्पोर मदर सेल्स बनती है, उस मेगास्पोर मदर सेल्स के 2n कंडीशन से ही आपके एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो जाए। किसका फॉर्मेशन हो जाए? एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक के अंदर आपके जो एक बने वो भी बिना मियोसिस के डिप्लॉयड बने, या बिना मियोसिस के क्या बने? डिप्लॉयड बने। और डिप्लॉयड क्या बने? एक बने। और वही डिप्लॉयड एक जो है वो आपके किसमें? एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि भ्रूण में बदल जाए, विदाउट गैमेट फ्यूजन के। यानी कि कोई गैमेट फ्यूजन ना हो, बिना गैमेट फ्यूजन के ही डिप्लॉयड जो एक बनता है मेगास्पोर मदर सेल से, वो एम्ब्रियो में बदल जाए। और एम्ब्रियो जो होगी आपके आगे चल के नए प्लांट्स का फॉर्मेशन करेगी। तो इसे हम लोग द्विगुणित बीजाणुता यानी कि डिप्लोस्पोरी कहते हैं। तो ये थी आपकी डिप्लोस्पोरी। नेक्स्ट है पॉली एम्ब्रियोनी। नेक्स्ट क्या है? पॉली एम्ब्रियोनी होती है, यानी कि बहुभ्रूणता। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी क्या होते हैं? बहु मतलब बहुत से भ्रूणता, भ्रूण का आना। ठीक है ना? समझ में आया सभी को? बहुत से भ्रूण का फॉर्मेशन। देखिए 1791 में, यानी कि 1791 में आपके एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक साइंटिस्ट ने पॉली एम्ब्रियोनी की खोज संतरे में की। किसमें की? 1791 में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक साइंटिस्ट ने संतरे के पौधे में आपके पॉली एम्ब्रियोनी की खोज की। याद रखना है, ज्यादा पूछा जाता है। देखिए तो उसमें क्या था कि बहुत सारे किसका? भ्रूण का फॉर्मेशन, यानी कि जो ओव्यूल था, उस ओव्यूल्स के अंदर, यानी कि एक बीज के अंदर, यानी कि एक बीज के अंदर बहुत सारे आपके क्या? भ्रूण का फॉर्मेशन। वो क्या है? आपके पॉली एम्ब्रियोनी कहलाती है। दो और शब्द यहाँ पर है, एक पार्थिनोजेनेसिस और दूसरी है पार्थिनोकार्पी। देखिए पार्थिनोजेनेसिस में क्या है कि विदाउट गैमेट फ्यूजन के, बिना गैमेट फ्यूजन के आपके क्या है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन ही पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है ना? अनिषेक जनन कहलाता है। आ मतलब नहीं, निषेक मतलब निषेचन, जनन मतलब जनन। बिना निषेचन के ही जनन होना ही क्या कहलाता है? अनिषेक जनन। यानी कि विदाउट गैमेट फ्यूजन के ही आपके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है, अर्थात अनिषेक जनन कहलाता है। लास्ट जो मैंने टॉपिक लिखा है वो पार्थिनोकार्पी यानी कि अनिषेक फलन, यानी कि बिना निषेचन के ही फल का निर्माण ही क्या कहलाता है? अनिषेक फलन कहलाता है। इन ओव्यूल्स के अंदर बहुत सारे कह सकते हैं कि हार्मोनल चेंजिंग होती है। उस हार्मोनल चेंजिंग की वजह से आपके डिप्लॉयड ओवम का फॉर्मेशन होता है। और डिप्लॉयड जो ओवम का फॉर्मेशन होता है, वो डिप्लॉयड ओवम आगे चल के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। इस कारण उसमें क्या? निषेचन ही नहीं होती है। इस कंडीशन को हम लोग पार्थिनोकार्पी कहते हैं।
यानी कि आ निषेध फलन काते, यानी कि बिना निषेचन के फल का निर्माण ही पार्थिनो कार्य कहलाता है। आज के वीडियो में इतना ही। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो है इस वीडियो के साथ जो है वो समाप्त हो जाता है। बची कुछ जो नॉलेज है वो आप एनसीईआरटी बुक को रीड करके उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें छूटी हुई होंगी उसको आप रीड कर लेंगे। बाकी मैक्सिमम चीजें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो समस्त वीडियो थे उसमें मैंने डिस्कस कर दिया है। इस वीडियो के साथ ही आपकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो लेसन थी वो समाप्त हो गई है। नेक्स्ट लेसन के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक आप इस लेसन के विषय में आप अधिक से अधिक नॉलेज हासिल करेंगे।